Hi guys, I hope that you have well understood the concept of education, that how it shape people as a resource. Now in this particular topic we will discuss the health. सो फ्रीम मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जो भी फ्रीम होती हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती है. सो डू यू थिंक एनी फ्रीम वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ. सो क्या आप ऐसा सोचते हो कि कोई भी फिल्म ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करेगी जो बीमार लोग हैं अपनी कंपनी में? तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर नहीं, क्यों? बिकॉज सिंपल है कि दोज पीपल हु आर इल, they will not able to produce or not able to produce anything efficiently. So health of a person is very much important for what? To realize his potential and ability. उसकी potential और ability को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने कैसे फ़ाइट कर सके, अपनी इलनेस से कैसे फ़ाइट ना कर सके. सो यू सिंपली नो दैट ही विल नॉट एबल टू मैक्सिमाइज हीज आउटपुट. वो अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा एंड ही विल नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट इन टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इंडीड health is indispensable basis of realizing one's well-being. Indispensable means very much important, necessary, inevitable. बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए उसका हेल्थ का अच्छा रखना. So henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. तो इसके चलते हमारी कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है उसमें हमारी कंट्री की प्रायोरिटी बन गई है कि हमारे देश की जो लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए. अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे. आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with special focus on the underprivileged segment of the population. हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो भी ये एम करती है कि हमारे देश के लोगों को जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक्सेसिबल हो, सबकी पहुंच में हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशनल सर्विस पे फोकस किया जाता है. और स्पेशली किस पे? जो हमारे देश की अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है, जिन लोगों के पास फैसिलिटी नहीं होती, जो लोग मार्जिनलाइज्ड होते हैं, जो लोग अंडर डेवलप्ड होते हैं, या फिर यू कैन सिंपली से द पुअर पीपल. मीन्स गवर्नमेंट फोकस मोर ऑन द पुअर पीपल टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ देयर, ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सकें और अच्छे से अपनी आजीविका कमा सकें. सो ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स इंडिया हैज़ बिल्ट वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया ने पिछले 5 दशकों से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा मैनेज किया है, और एज वेल एज इन प्राइमरी सेक्टर एज वेल. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल नीड टू फोकस ऑन दिस पॉइंट एज वेल कि व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR समझो. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ द एज, कि 1 साल से नीचे बच्चे कैसे मर जाते हैं. बर्थ रेट की 1 साल में 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए. डेथ रेट यानी 1 साल में कितने हज़ार पे कितने लोग मर गए. सिंपल. डेथ रेट, बर्थ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको याद रखना है. अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे 2017-2018 में ये बताया गया है कि these measures have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है द एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ द लाइफ, कि मतलब कोई आदमी कितने साल जिएगा. पहले लोग इतने साल नहीं जी पाते थे. उसका सिंपल रीज़न क्या था? बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास इलाज, मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो लोग बहुत ज़्यादा मर जाते थे. और उस टाइम पे बर्थ रेट भी हाई हुआ करती थी. क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मर जाते थे. सॉरी, डेथ रेट बहुत हाई होती थी. डेथ रेट भी हाई होती थी और बर्थ रेट भी हाई होती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर देखा जाए तो इंडिया की 2014 में लगभग 68.3 ईयर हो गई है. मतलब मोर और लेस आज इंडिया का आदमी लगभग 68 ईयर जीता है. और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो, जो 1951 में यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जो 147 थी, मतलब 1000 पे लगभग 1 साल में, 1 साल से नीचे के बच्चे 147 मर जाते थे, जो कि 2016 में 34 हो गई है. क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. और जो क्रूड बर्थ रेट है वो भी कम हुई है. अब जो लोग हैं वो कम बॉर्न हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, बिकॉज अब लोग समझदार हो गए हैं.
and they do all the kind of family planning. So this has also dropped to 20.4 and death rate भी कम हो गई हैं 6.4. अब लोग ज़्यादा नहीं मर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, ताकि चाइल्ड केयर में प्रोग्रेस हुई है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है, ताकि इंडिया की फ्यूचर प्रोग्रेस है उसको एक्सेस करा किया जा सके। और अगर किसी भी देश की जो लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ है वो एक अच्छा साइन है, ताकि लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। और रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द इन्फेक्शन, कि IMR रेट जो कम हुआ है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड वैक्सीन्स वगैरह, आजकल जैसे निमोनिया की वैक्सीन आ गई है, DPT, काफ़ी सारी ऐसी वैक्सीन आ गई हैं जो जन्म के कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद लगती रहती हैं, टीकाकरण होता रहता है, जिससे बच्चों का न्यूट्रिशंस और मदर की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो ऑल these efforts become fruitful because of the increased health budget and the increased health infrastructure. सो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखोगे तो 2013 की मैं बात करूँ तो आपकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर अगर देखा जाए तो 2013 में इतने हॉस्पिटल थे लगभग आपके, और 2017 में लगभग जो इतने हो गए, मतलब डाटा बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूसली। और डिस्पेंसरी अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 29,274 थी कब, 2013 में, लेकिन आज बढ़ के 2017 में कितनी हो गई है, 31,641। ये पुराना डाटा है, गवर्नमेंट का है, ये लगभग नेशनल हेल्थ पॉलिसी गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ फेयर ने रिलीज़ किया है। ये 2013, 14, 15 के आसपास का डेटा है, 2017 तक। और अगर हम रजिस्टर्ड मेडिकल काउंसिल देखें तो इतने हैं डॉक्टर, इतने हैं, और जो बढ़ के इतने हुए हैं। एंड नर्सिंग पर्सनल देखें तो वो भी, उनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे डॉक्टर का जो रजिस्टर्ड मेडिकल काउंसिल है वो थोड़ी सी कम दिखा रहा है इसमें, वो थोड़े कम है, लेकिन बाकी जितने भी सर्विसेज हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। सो देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटी, लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश में सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज हैं। जस्ट 4 स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलेज। और इन 4 स्टेट में ही लगभग ये सारे के सारे लगभग इनमें कॉलेजेस हैं, बाकी जगह पे नहीं हैं। सो दिस इज़ द स्टेटस ऑफ आवर हेल्थ। एंड सो यू माइट नोट दैट over the year and over the few decades, the health infrastructure has been increased significantly, and due to this the workers, the people of India now feel much more comfortable and much more confident about their health because of increased medical facilities. Okay, so now we will talk about the unemployment. तो सकल की मदर है शीला, दैट लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स देखती है, घरेलू काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है। और उसका हस्बैंड है बूता, वो फील्ड में काम करता है, खेत में काम करता है। और सकल का ब्रदर है जीतू, सिस्टर सीतू, ये अपना सारा का सारा टाइम या तो गेम खेलने में बिताते हैं या फिर इधर उधर घूमते हैं। सो कैन यू कॉल शीला, जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयमेंट? इफ़ नॉट वाई? क्या आप कह सकते हो कि शीला, जीतू, ये सारे सीतू अनएम्प्लॉयड हैं? अगर नहीं तो क्यों? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ही अच्छी सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब, कि जो वेज उनको मिलता है उस वेज पे अगर वो काम करने के लिए तैयार हैं फिर भी उनको काम नहीं मिलता है, उसको क्या बोलते हैं आप? अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ बेरोज़गारी। तो शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्किंग आउटसाइड। शीला बाहर काम नहीं करती है तो डेफिनेटली वो डोमेस्टिक रिमेन में रहती है, घरेलू कामकाज में रहती है। और जीतू और सीतू वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, वो वर्क फोर्स में काउंट ही नहीं होते। और जीतू, सीतू, शीला वो भी अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा जो हमारी कंट्री का जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स मतलब 15 से लेके 59 ईयर्स का जो वर्क फोर्स है वो हमारी कंट्री का वर्क फोर्स है। इससे नीचे करेंगे वो क्या आ जाएंगे? चाइल्ड लेबर हो जाएगी, अगर इससे जाएंगे तो सीनियर सिटीज़न हो जाएंगे। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड लेबर फोर्स ईयर एज। तो स्कल का ब्रदर है वो
एंड सिस्टर, वो इस एज ग्रुप में फॉल नहीं करते, इसलिए उनको नहीं कहा जा सकता कि वो अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? अगर वो इस एज ग्रुप में ही नहीं है, जो अनएम्प्लॉयमेंट एज ग्रुप है, जो एम्प्लॉयड की एज ग्रुप है उसमें ही नहीं है, तो फिर वो उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। और शकल की मदर है शीला, वो फैमिली के लिए काम करती है और वो घर से बाहर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसको काम कैसे मिलेगा? तो उसको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। स्कल का ग्रैंड पेरेंट्स था, ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी, जो कि स्टोरी में मेंशन नहीं है, उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। सो इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। हमारे देश में लगभग जो बेरोज़गारी है वो रूरल और अर्बन एरिया दोनों में है। हाउ एवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफ़र इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है, नेचर है, वो अर्बन और रूरल एरिया में अलग अलग है। रूरल एरिया में जनरली सीजनल बेरोज़गारी होती है और अर्बन एरिया सीजनल और डिस्गाइज्ड, और अर्बन एरिया में लगभग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी होती है। अब समझिए कि सीजनल बेरोज़गारी क्या होती है और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। सीजनल बेरोज़गारी जब होती है जब लोगों को कुछ महीने काम नहीं मिलता। वैसे तो साल में जैसे 12 महीने होते हैं तो लगभग 8 महीने काम मिल जाता है, 4 महीने काम नहीं मिलता। तो ये 4 महीने हैं ये बेरोज़गार रहते हैं। कैसे? इस तरह की बेरोज़गारी जनरली आपको देखी जाती है एग्रीकल्चर में, क्योंकि आपको पता है कि कुछ बिजी सीज़न होते हैं एग्रीकल्चर के, जैसे बुआई, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग। लेकिन जैसे आपने किसी खेत की बुआई कर दी तो बुआई के टाइम पे लोग लगते हैं, तो अब जब तक फसल पक नहीं जाती तब तक लोगों को काम नहीं मिलता। कटाई पे ही काम मिलता है। कटाई के बाद उसकी विनोवनिंग होती है, थ्रेशनिंग होती है, काफ़ी सारे काम मिल जाते हैं। लेकिन इस जब तक फसल पक के तैयार नहीं होती तब तक लोग बेरोज़गार होते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। और इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पीपल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड। लोग छुपी हुई बेरोज़गारी, मतलब लोग काम करते तो दिखाई देते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं। कैसे? ये जनरली जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। देखो, समझो इस तरह की बेरोज़गारी को। इस तरह की बेरोज़गारी क्या होती है? सपोज़ करो ये खेत है, इस खेत में सपोज़ करो हमें 5 लोगों की ही ज़रूरत है, लेकिन इस खेत में काम कितने कर रहे हैं? 8 लोग। इसमें ज़रूरत कितने लोगों की है? 5 लोगों की। काम कितने कर रहे हैं? 8 लोग। तो जो ये 3 लोग हैं ये एक्स्ट्रा हैं। अगर इन 3 लोगों को आप निकाल भी देते हो तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ 5 की ज़रूरत है वहाँ 8 कर रहे हैं, मतलब 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। तो ये जो 3 हैं ये छुपी हुई बेरोज़गारी है। ये और दूसरी जगह काम कर सकते थे और अपनी फैमिली को अलग से कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। सो सिंपल है, यहाँ पे बताया गया है कि द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज इन 8 पीपल और 3 आर एक्स्ट्रा। तो ये जो 3 पीपल हैं वो सेम प्लॉट पे काम करते हैं, ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे। जो 5 लोग कर सकते थे वो ही करते, ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिक्लाइन नहीं होगी। सो द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। वो छुपी हुई बेरोज़गार हैं जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन इन केस ऑफ अर्बन एरियाज़ क्या है? एजुकेटेड बेरोज़गारी। एजुकेटेड बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है आज के दिन, और ये बहुत ही ज़्यादा फिनोमिना है। ज़्यादातर यूथ इसमें जो मैट्रिक पास हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इतनी डिग्री होने के बावजूद भी इनको कोई काम नहीं मिलता है। आजकल बहुत सारे लोग बीटेक कर इतने ज़्यादा लोग बीटेक कर चुके हैं कि उनको काम वगैरह मिलता ही नहीं है, और जो मिलता है तो उसको उतना वेज नहीं मिलता है। तो एक स्टडी शो करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिकुलेट। मतलब जो मैट्रिक पास है उनको छोटा मोटा काम मिल जाता है फैक्ट्रीज़ में, लेकिन जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको काम उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक हमारी जो मैन पावर है, जो सरप्लस मैन पावर है, जो सड़कों पे खाली बैठी है, उसके पास कोई काम है ही नहीं। सो दे आर अनएम्प्लॉयमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। एक तरफ तो वो टेक्निकली क्वालिफाइड है, जिस बच्चे ने बीटेक कर चुका है उसके पास इंजीनियरिंग का स्किल है, लेकिन फिर भी वो खाली बैठा है। तो एक तरफ तो वो खाली बैठा है, रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो कंट्री की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब्स। सो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या होता है? जो मैन पावर रिसोर्स है उसकी वेस्टेज हो जाती है, और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और स्किलफुल हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड है, तो वो कंट्री के लिए एसेट नहीं रहते और एक लाइबिलिटी बन जाती है और एक बर्डन सा हो जाता है। उसमें एक ऐसी होपलेसनेस की फीलिंग आ जाती है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता
और ना ही लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और ये जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी जो इनएबिलिटी है, वो काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता, दिस इज़ ए ग्रेट सोशल वेस्ट, बहुत ही बड़ा वेस्ट है। सो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वो एक तो इतनी महंगी फ़ीस दे के वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी काम नहीं मिलता, तो फैमिली पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है। और फैमिली की जो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिविजुअल की भी और सोसाइटी की भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली इफेक्टेड होती है। और व्हेन ए फैमिली हैज़ टू लिव ऑन ए बियर सब्सिस्टेंस लेवल, देयर इज़ ए जर्नल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम एज वेल। सो जब किसी फैमिली की इनकम कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है तो सिंपल सी बात है कि वो फूड पे बहुत कम खर्च कर पाएगा। और जब फूड पे बहुत कम खर्च कर पाएगा तो सिंपल है वो स्कूल वगैरह नहीं जा पाएगा, तो इस केसेस में काफ़ी ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। सो जो बेरोज़गारी है दैट इज़ वेरी मच डेट्रीमेंटल, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हमारे देश की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। और हमारे देश में अगर बेरोज़गारी बढ़ती है तो वो एक तरह से डिप्रेस्ड इकोनॉमी का कारण है। एंड इट इज़ ऑल्सो द वेस्ट ऑफ रिसोर्स विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जो कि बहुत अच्छा उसको काम मिल सकता था लेकिन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ मैनी क्राइसिस। सो सिंपली दे बिकम द लाइबिलिटी ऑन द इकोनॉमी। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम प्रोडक्टिविटी एज काउंटेड एज एम्प्लॉयड। हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो कम इनकम में काम करते हैं और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनको हम एम्प्लॉयड मानते हैं। वो काम करते हुए नज़र तो आते हैं पूरे साल, लेकिन उसका पोटेंशियल और इनकम बहुत ही ज़्यादा कम होती है, एडुकेट नहीं होती है। तो द वर्क दे आर परस्यूइंग सीम्स टू बी फोर्स्ड ऑन देम। जो काम वो करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उन पर थोपा गया है। दे मे देयर फॉर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, वो दूसरे काम करना शायद पसंद करेंगे। एंड पुअर पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, वो जो गरीब लोग हैं वो खाली बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसने कुछ ना कुछ करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसकी फैमिली होती है और उसको कम से कम बेयर मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, यानी कम से कम वो अपनी आजीविका चला सके, इतना तो कमाना ही पड़ेगा। एंड मोर ओवर द अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज़ कैरेक्टराइज बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। जनरली जो अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो लोग मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इंगेज रहते हैं। ज़्यादातर फैमिली खेतों में काम करती है, हालांकि हर किसी लोगों की वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन इंटायर फैमिली को कुछ ना कुछ करना होता ही है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ द वर्क इन द फील्ड एंड रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। तो कई बार लोग ये काम करते हैं तो ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसकी दर कम होती है, हालांकि वो अनएम्प्लॉयड तो होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत कम दिखाई देते हैं वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो गरीब नहीं है, वो डेफिनेटली गरीब हैं, बट दिस डज़ नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। ये लेकिन वो सारे लोग एम्प्लॉयड भी हो जाते हैं, एक ही खेत में वो काम करने भी लग जाते हैं, इसका मतलब उन लोगों की गरीबी नहीं जाती है। एंड ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन द सर्च ऑफ जॉब। इसीलिए लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे यूपी और बिहार से हरियाणा में जनरली काम ढूंढने के लिए आते हैं। क्यों? सिंपल है, क्योंकि उनके स्टेट में उतना काम नहीं बचा होता और हरियाणा एज ए प्रोस्परस स्टेट है, थोड़ा धनी स्टेट है, अमीर स्टेट है, तो इसके चलते हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा लेबर माइग्रेट करती है इन सर्च ऑफ जॉब। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर मेंशन्ड अर्लियर। अब हम देखते हैं कि किस किस सेक्टर में कितनी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा लेबर अब्जॉर्व करता है, सबसे ज़्यादा लेबर लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन रिसेंटली इसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड बेरोजगारी के कारण। और जो ये सरप्लस लेबर है, अब एग्रीकल्चर में तो कमी आ गई, तो ये सरप्लस लेबर क्या करती है, ये शहरों की ओर माइग्रेट करना स्टार्ट करती है, यानी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। सेकेंडरी का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर, यानी बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, जो सर्विस सेक्टर में एंगेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर में भी ये लोग जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे ज़्यादा लेबर अब्जॉर्ब करती है। और टर्सरी सेक्टर यानी आपकी बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। देखो ये लेबर लोग इनमें काम नहीं कर सकते, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिंपली दे आर टू इंगेज इन समथिंग लाइक कॉल सेंटर, और कुछ जो छोटी मोटी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पे दुकानों पे काम करना, जो छोटी मोटी सर्विस है, वॉचमैन बन जाना, गार्ड बन जाना, इस
तरह की नौकरियां वो करते हैं इतने, क्योंकि उनके पास इतने बड़े स्किल होते ही नहीं हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, वो देखते हैं क्या बताती है वो स्टोरी। स्टोरी ऑफ विलेज। देयर वॉज ए विलेज इनहेबिटेड बाई सेवरल फैमिली। एक गांव था जिसमें बहुत सारी फैमिली रहती थी। ईच फैमिली मेम्बर हैज़ इनफ टू फीड इट्स मेम्बर। हर किसी फैमिली के पास इतना था कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ईच फैमिली मेट इट्स नीड बाई द मेम्बर्स मेकिंग देयर ओन क्लॉथ एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। तो हर कोई फैमिली वो खुद ही कपड़े बनाते थे और खुद ही एक दूसरे बच्चे को पढ़ाते भी थे। तो वन ऑफ द फैमिली डिसाइड टू सेंड वन ऑफ द सन इनटू द एग्रीकल्चर कॉलेज। किसी एक फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम अपने लड़के को कहाँ भेजते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजते हैं। तो जो उस लड़के का एडमिशन एक नियर बाई एग्रीकल्चर कॉलेज था उसमें हो गया। कुछ टाइम बाद वो क्वालिफाइड हो गया किसमें, एग्रो इंजीनियरिंग में, और वो अपने गाँव वापस आता है। और वो इतना प्रोडक्टिव होता है कि वो किस तरह से खेती करनी चाहिए, किस तरह से हमें बिजाई करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें वो सीख के आता है। और ऐसे चलते जो फैमिली में है, जो गांव में जो फैमिली रहती थी, उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बढ़ी, उन्होंने अपना सब्सिस्टेंस लेवल यानी जितना गुजारा करना था वो तो अपने पास रख लिया, और जो सरप्लस था वो कहाँ बेच दिया, मार्केट में बेच दिया। और इस तरह से इंस्पायर होने के बाद बहुत सारे गांव के लोगों ने अपने जो लड़के थे उनको शहरों में भेजना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनके बच्चे और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ले सके। और दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन स्कूल इन द विलेज। और उन्होंने पंचायत से भी रिक्वेस्ट की कि गांव में एक अच्छा स्कूल खोला जाए। और पंचायत ने ये अश्योर किया कि हर कोई फैमिली अपने बच्चे को स्कूल भेजेगी। एंड द पंचायत विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ओपनड ए स्कूल। तब पंचायत ने गवर्नमेंट की हेल्प से वहाँ पे स्कूल खोला। अगर वहाँ पे स्कूल खोला तो नियर बाई टाउन से काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आए। और अब स्कूल खोला तो सपोज़ करो आपको बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको लेबर चाहिए, तो लेबर को काम मिला। अब स्कूल बनाया तो वहाँ पे टीचर, पियोन, स्टाफ सारे लोग चाहिए, तो उन लोगों को काम मिला। और कुछ समय बाद तो कुछ फैमिली ने वहाँ की जो लड़कियाँ थी उनको भी लेना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे भी भेजना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ की औरतों ने टेलरिंग का काम सीख लिया और स्टिचिंग करने लगी। तो इस तरह से देखो कि किस तरह से वो टेलर का काम करने लगी। और ये जो नई जॉब है टेलरिंग की, ये क्रिएट हो गई। सो दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट। द टाइम ऑफ फार्मर इज़ गोइंग फॉर बाइंग क्लॉथीज दैट शेव्ड। सो जो फार्मर लोग खुद सीते थे उससे उनका बच गया टाइम। और फार्मर अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने खेतों में बिताते हैं, जिसके कारण उसकी जो यील्ड है, पैदावार है, वो भी बढ़ी। सो एक तरह से गांव प्रोस्पर हो गया। एंड द फार्मर हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम। अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा था और अपना जो उनका सरप्लस था वो विलेज मार्केट में बेच सकते थे। और ओवर द टाइम विलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और काफ़ी ग्रो कर गया। वहाँ पे टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर, काफ़ी ज़्यादा ऐसी जॉब निकल के सामने आ गई। तो ये देखो कितनी सी छोटी सी सिंपल स्टोरी है, जहाँ पे किस तरह से ह्यूमन कैपिटल को इंगेज करके किस तरह से वहाँ के लोगों ने अपना अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर कर ली। सिंपल सी बात इसमें बताई गई है कि अगर गांव के कुछ लोग, अगर एक लड़के को उन्होंने स्कूल भेजा था, वो एग्रो इंजीनियर बना, बाद में उसने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए इस पे काम किया। एग्रीकल्चर स्कूल खोला गया तो काफ़ी सारी बिल्डिंग बनानी पड़ी, उसमें स्टाफ मेंबर, हर तरह की चीज़ों की ज़रूरत हुई। तो सिंपल अगर आपसे पूछा जाए दैट हाउ यू कैन क्रिएट द जॉब्स इन द विलेज, कि आप गांव में किस तरह से जॉब क्रिएट कर सकते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल दैट हाउ टू क्रिएट जॉब इन द विलेज. And so this is a chapter where you have seen that how if the people are healthy and educated, so they can become an asset for the country. और अगर वो एसेट बनेंगे तो कंट्री की प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और जिसके कारण हमारे देश ग्रो करेगा. So guys, this is your chapter number 2. I hope you have enjoyed this chapter and please subscribe the channel for more regular updates so you can get a notification whenever I will upload any lecture. Till then, enjoy your study, stay home, stay safe. Thank you very much. Have a good day.